नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की, जिसके शेयर के दाम पिछले कुछ दिनों में 20 से 25% गिर गए हैं। जानते हैं ये कंपनी क्या करती है और ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर इस गिरावट की वजह क्या है। साथ ही साथ इस शेयर से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी की भी बात करेंगे कि किसी इन्वेस्टर ने पहले जानकारी के कारण इस कंपनी में अपने पूरे शेयर बेच दिए। तो ये भी समझेंगे क्या उनका ये कृत्य या इस इन्वेस्टर का ये कृत्य सही था या गलत था। तो जानते हैं पहले कंपनी के बारे में कि कंपनी आखिर करती क्या है, कंपनी का इतिहास क्या है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये इसकी स्थापना 1999 में मुंबई में हुई। उस समय कंपनी का नाम Nazara.com प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था। 2004 के आसपास ये मोबाइल कंपनीज़ के लिए, जैसे BPL हुआ या हच हुआ, जो उस समय की टेलीकॉम कंपनीज़ थी, उसके लिए जावा गेम बनाया करती थी। और ये टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए एक एडिशनल रेवेन्यू का सोर्स था, क्योंकि जैसे ही आप वो गेम डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको यानी सब्सक्राइबर को कुछ चार्जेस देने होते हैं। 2017 में कंपनी का नाम बदलकर नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ कर दिया गया, जब ये केवल मोबाइल कंपनी के लिए ही अपने गेम्स नहीं बनाती थी, बल्कि ऑनलाइन गेम्स या मोबाइल कंपनी में इंडिपेंडेंट गेम्स यानी खुद के गेम्स बनाकर लॉन्च किया करती थी। जैसे एंड्रॉयड ऐप वगैरह में आप गेम खेलते हैं तो वैसे। फिर मार्च 2021 में कंपनी का IPO आया। 1101 रुपये में इन्होंने IPO दिया। रिटेल कैटेगरी में ये IPO लगभग 75 गुना सब्सक्राइब हुआ और ओवरऑल 175 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसके बाद भी आज इसका भाव अपने IPO प्राइस से, गिरावट के बाद अपने IPO प्राइस से नीचे चला गया है। तो ओवरऑल इस कंपनी ने कोई अपने निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, आप नामी गिरामी इन्वेस्टर्स का नाम लें, वो इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। तो आखिर जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि वो इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं और क्यों कुछ इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर कंप्लीटली बेच दिए और क्यों बाकी इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर नहीं बेचे। पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। ये कंपनी डिजिटल गेमिंग में है और भारत में, अफ्रीका में और नॉर्थ अमेरिका जैसे, इसके अलावा मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ये अपनी प्रेजेंस रखती है और 3 तरह की बेसिकली ये गेम बनाती है। एक इंटरेक्टिव गेमिंग है, एक ई स्पोर्ट्स है, एक गेमिफाइड अर्ली लर्निंग है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, इंटरेक्टिव गेमिंग का मतलब ये, जिस तरीके से हम मोबाइल पर कोई भी गेम खेलते हैं जिसमें एक साइड जो है कंप्यूटर होता है और जो दूसरी साइड है वो हम होते हैं, तो वो इंटरेक्टिव गेम्स होती है। दूसरे तरह के जो गेम्स होते हैं वो ई स्पोर्ट्स होते हैं। जो ई स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर लोग टीम बनाकर एक दूसरे के साथ खेलते हैं और इस तरह के जो ई स्पोर्ट्स होते हैं उसमें टूर्नामेंट्स भी ये कंपनीज आयोजित करती हैं और जो टीम उस टूर्नामेंट में जीतती हैं उनको ये इनाम भी देते हैं। तीसरी तरीके की जो गेम्स ये चलाते हैं वो है गेमिफाइड अर्ली लर्निंग। तो वो छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एजुकेशनल गेम्स जो ये बनाते हैं तो उसको ये गेमिफाइड अर्ली लर्निंग बोलते हैं। इनके पॉपुलर गेम्स की बात करूँ तो वर्ल्ड क्रिकेट चैम्पियनशिप, कैरम क्लैश, किडोपिया, नाइडविन और स्पोर्ट्स कीड़ा, इस तरीके के इनके गेम्स काफ़ी पॉपुलर हैं। स्ट्रैटेजी इनकी बड़ी अच्छी है। ये हर तरीके से डाइवर्सिफाइड हैं। जियोग्राफिकली ये डाइवर्सिफाइड हैं, प्लेटफॉर्म वाइड ये डाइवर्सिफाइड हैं, रेवेन्यू वाइज ये डाइवर्सिफाइड हैं। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इनका जो 62% रेवेन्यू है वो USA से आता है। 8% रेवेन्यू, केवल 8% रेवेन्यू इंडिया से आता है। 6% रेवेन्यू यूनाइटेड किंगडम से आता है। 24% रेवेन्यू इनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। तो उसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, सिंगापुर, इस तरह के देश शामिल हैं। प्लेटफॉर्म वाइज डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो ये मोबाइल गेमिंग में भी है, ये PC गेमिंग में भी है यानी कंप्यूटर की गेम्स में भी है और साथ ही साथ ये ऑफलाइन गेमिंग में भी है। ऑफलाइन गेम्स वो वाले गेम्स हैं जिनको आप किसी मॉल में, किसी स्टूडियो में जाकर खेलते हैं या आप उस सब्सक्रिप्शन को लेकर अपने घर पर आप जो है अपने प्ले स्टेशन वगैरह में किसी इंस्ट्रूमेंट में डालकर आप खेलते हैं। रेवेन्यू सोर्स की बात करूं तो ये फ्रीमियम मॉडल पर भी चलते हैं। इनके फ्री गेम्स में भी हैं और इनके पेड गेम्स में भी है। और रेवेन्यू की सोर्सेस की बात करूं तो ये सब्सक्रिप्शन भी
सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी इनका है। फिर ये इन ऐप परचेजेस के थ्रू भी ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसकी आपकी लाइव्स ख़त्म हो गई, या आपको कोई एमिनेशन चाहिए, या कोई पर्टिकुलर आपको उसमें बेनिफिट चाहिए, जब गेम खेलते समय कोई आपको बेनिफिट चाहिए, तो वो आप पैसे दे के जो ख़रीदते हैं तो वो इन ऐप परचेजेस कहलाते हैं। फिर डिजिटल सेल्स के थ्रू, यानी आउटराइट परचेज के थ्रू, जो आप एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन वगैरह के लिए आप गेम खरीदते हैं, वो फिर एड्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और जो ऑफलाइन गेम्स हैं, वहाँ पर ये मॉल में जाकर जो आप टिकट देते हैं और वहाँ पर उस गेमिंग स्टूडियो में जब जाकर आप गेम खेलते हैं तो वो लाइसेंस की फ़ीस चार्ज करते हैं उस व्यक्ति से जो आपको ये गेम खिला रहा है। अब जो बात कंट्रोवर्सी की है वो शुरू होती है कि रियल मनी गेमिंग वाली चीज़ से। तो इन्होंने सितंबर 2004 में 832 करोड़ लगाकर 47.7% स्टेक खरीदा एक पोकरबाजी में, और ये मार्केट लीडर था पोकर गेम में भारत का। और अब इसका स्टेक मतलब नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का इस पोकरबाजी में स्ट्रेस फ़िलहाल 46.07% है, जिसकी कीमत लगभग 805 करोड़ है। अब हुआ ये कि 22 अगस्त 2025 शुक्रवार को भारतीय संसद ने एक कानून पास किया और उसका नाम था ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025। और इसी दिन यानी 22 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी मंजूरी दे दी और ये कानून बन गया। इस कानून में ई गेमिंग को तो बढ़ावा देने की बात कही गई है, लेकिन जो पैसे लगाकर आप बाजी लगाकर वहाँ पर आप किसी इस तरह की पोकरबाजी टाइप गेम में आप शामिल होते हैं और फिर उसके बाद अगर आप जीतते हैं तो आपको पैसा मिलेगा, तो इसको भारतीय संसद ने एक जुए की तरह चीज़ मानी है और इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया। इस कानून के पास होने से ये जितने रियल मनी गेमिंग है जहां आप पैसा दे के खेलते थे उन पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। और अगर कोई इस कानून का उल्लंघन रियल मनी गेमिंग के बारे में करता है तो उसके कड़े सज़ा के और जुर्माने का प्रावधान है। तो इसके कारण पोकरबाजी इनका गेम हुआ करता था। ये बेसिकली इसकी तो रेवेन्यू की या इसकी आप ये समझिए कि जो इसका बिजनेस मॉडल है ये पूरा ही का पूरा ही धराशायी हो गया, क्योंकि कोई भी इस गेम में अब ना तो कोई खेल सकता है ना कोई इस गेम को प्रमोट कर सकता है। और यही हाल ड्रीम 11 और इस तरह के गेम्स का हुआ। हालांकि ये बात है, ये ड्रीम 11 वगैरह जो है ये लिस्टेड एंटिटीज़ के साथ तो जुड़े हुए नहीं है, यानी कोई लिस्टेड कंपनी के साथ तो इनका कनेक्शन नहीं है। अब बात ये है कि जब ऐसी स्थिति आई तो जो नज़ारा टेक्नोलॉजी के शेयर क्यों गिरा, तो देखिए उसका कारण ये है कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की जो टोटल वैल्यू है उसका 30% जो वैल्यू है, अनुमान के तौर 30 से 35% वैल्यू वो इस पोकरबाजी के जो का गेम है वो उनके साथ आता था। और ये जो वैल्यूएशन नज़ारा टेक्नोलॉजी का था वो SOTP बेसिस पे है। SOTP बेसिस का मतलब ये है कि मान लीजिए एक आपकी कोई पुरानी कार है और आप उसको बेचना चाहें। अब पुरानी कार का ख़रीदार तो कोई है नहीं, अब आप उस कार की कीमत का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप ये कहेंगे भाई ये जो 4 टायर है ना मैंने जो डलवाए थे ये तो अभी मेरे 6-8 महीने हुए हैं, तो 1100-1200 रुपये का मान लीजिए एक टायर आता है, तो कम से कम 800-800 रुपये की कीमत तो एक टायर की हो गई, तो 2500 के तो या 2500 के तो मेरे टायर ही हो गए। इसके बाद इंजन का वज़न इतना है और इसके बाद मेरी गाड़ी का जो लोहा है इसका वज़न इतना है, एक्सल का वज़न इतना है। तो ये सब कैलकुलेट करके जब आप इस तरह की पार्ट बाई पार्ट जब आप कीमत निकालते हैं तो उसको SOTP या सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन कहा जाता है। अब नज़ारा टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि उसने पोकरबाजी में जो स्टेक लिया उसकी कीमत 805 करोड़ हो गई। अब पोकरबाजी की जो कीमत है वही ज़ीरो हो गई, क्योंकि उसका जो बिज़नेस मॉडल है वो रियल मनी गेमिंग के ऊपर या पैसे दे के खेलने के ऊपर आधारित था। वो बिज़नेस मॉडल अगर धराशायी हो गया तो आपके उस इन्वेस्टमेंट की कीमत ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई, यानी कि 805 करोड़ या करीब करीब 800 करोड़ जो हुआ ये इस कंपनी यानी नज़ारा टेक्नोलॉजी के मार्केट कैप में से माइनस हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू का लगभग 30% है। और इसी कारण से इस शेयर में भयंकर गिरावट आई। अब बात करते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी की कि ये कहा जा रहा है कि राकेश झुनझुनवाला साहब की जो श्रीमती जी हैं उनके पास इस शेयर में
नज़ारा टेक्नोलॉजी के शेयर में लगभग 7% स्टेक था। अब ये उन्होंने क्या किया कि 10 जून को 17,38,500 शेयर और 13 जून को 44,45,120 शेयर जो है ना वो बेच दिए। अब बहुत सारे सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पर ये डिस्कशन चल रहा है कि साहब ये तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है। एसिमेट्री का मतलब ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर के पास इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा है और जो छोटे इन्वेस्टर हैं या आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन कम है। और ये एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बात सही नहीं है कि एक के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो वो इस चीज़ के बारे में या किसी शेयर के बारे में जल्दी निर्णय ले सकता है, और जो हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर हैं उनको ये बात बाद में पता लगती है जब शेयर का दाम गिर जाता है। तो देखिए बात ये है कि देखिए कोई भी जब कानून बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, और ये जो कानून है ये काफ़ी दिनों से चर्चा में था और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार अचानक से इस कानून को पारित किया गया। दूसरी बात ये है कि रेखा झुनझुनवाला जी ने इस शेयर को जब बेचा है वो 10 जून और 13 जून को बेचा है। 10 जून और 13 जून की अगर आप कैंडल देखेंगे तो दोनों दिन की जो कैंडल है ना वो ग्रीन कैंडल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद भी अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो ये जो चार्ट है नज़ारा टेक्नोलॉजी का ये हायर हाइज और हायर लो बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि जो 7% स्टेक 10 और 13 जून को रेखा झुनझुनवाला जी ने बेचा वो सेलिंग ना केवल एब्जॉर्ब हुई बल्कि उसके भी आगे ये फॉलो थ्रू बाइंग आई है। और इसके साथ ही ये चीज़ भी बड़ी कम समझने में आने वाली बात है कि जो अन्य इन्वेस्टर हैं जैसे मधु केला हुए या ज़ीरोधा के नितिन कामत हुए जिनका भी इसमें नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी अच्छा स्टेक है, उनको ये बात पता नहीं थी कि ऐसा कोई बिल लाया जा रहा है और उन्होंने क्यों नहीं बेचा। कम से कम जून तक की जो शेयर होल्डिंग की इन्फॉर्मेशन है उसमें तो वो मधु केला जी और नितिन कामत जी जो हैं दोनों इन्वेस्टेड हैं। हो सकता है उन्होंने इस अगस्त में यानी कि 22 अगस्त या 21 अगस्त के आसपास इस शेयर को बेचा हो, उस बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट अलग होती है, उसका एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का तरीका भी हो सकता है, यानी कि वो इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ अन्य लाभ हो सकता है लेना चाहता हो। जैसे ज़ीरोधा के नितिन कामत उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये चाहते हो कि मैं भी कोई एक गेमिंग कंपनी शुरू करूँ, तो इस कंपनी में जब वो स्टेक लेके और बड़ा स्टेक लेके रखते हैं तो उस कंपनी के मैनेजमेंट से और उसके जो हूज़ हू होते हैं, जो पर्सन हु मैटर्स एक्चुअली, तो उनसे इनका कांटेक्ट हो जाता है और इनको नई कंपनी बनाने में या उस गेमिंग कंपनी बनाने में आसानी होती है। तो इस तरह के कई रीजंस हो सकते हैं कि कोई इन्वेस्टर बेचता है और कोई इन्वेस्टर नहीं बेचता। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की जहाँ तक बात है तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, चाहे यहाँ हो चाहे भारत में हो या डेवलप्ड मार्केट में, आप ये बात मान के चलिए कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री सदियों से चलती आई है, जब से स्टॉक मार्केट चले हैं जब से चलती आई है, और आगे भी चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी लगा दें वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री हमेशा रहेगी। तो आप तो इस बात को एक टेकन फॉर ग्रांटेड यानी कि आप ये बात मान के चलें कि ऐसा होता रहेगा, इसलिए आप अपना ड्यू डिलिजेंस जो है वो प्रॉपरली कर लें। अब एक और जो डेवलपमेंट शेयर में हो रहा है वो ये हो रहा है कि खबरें ये है कि ये जो कंपनियां जो रियल मनी गेमिंग की कंपनीज जिनको बैन किया गया है वो हाई कोर्ट में रिट लगा रही हैं कि ये जो इन्होंने सरकार ने जो रियल मनी गेमिंग के ऊपर बैन लगाया है वो अनजस्टिफाइड है। अब वो कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात दूसरी है, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि नज़ारा टेक्नोलॉजी का जो शेयर है उसमें से जो 800 करोड़ या 802 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसको तो फ़िलहाल इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। मार्केट कैप की बात करें तो 10,700 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अच्छी बात है। हर 100 रुपये की इक्विटी पर लगभग 8 रुपये का इनके ऊपर कर्जा है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। ROE बहुत ही कम है, 3.6% का ROE, P87 का है। कंपनी लगातार पिछले 3 सालों से इक्विटी रेज कर रही है। उसका कारण ये है कि या तो जो गेमिंग कंपनी है वो खुद के गेम्स डेवलप करे या किसी दूसरी कंपनी से जो पॉपुलर गेम्स है उनका लाइसेंस ले, या वो जो दूसरी कंपनीज हैं जिनके अच्छे गेम्स हैं उनको एक्वायर करे, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई गेम बहुत टाइम तक पॉपुलर रह नहीं सकता और ऑनलाइन गेम्स में जो गेम्स होती है उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत
कम होती है और जल्दी से ही लोग उसमें से बोर होने लग जाते हैं। तो इसलिए ये लगातार इक्विटी रेज कर रहे हैं। अब 3 साल की सेल्स जो है वो 38% है, 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 46% बढ़ा है, प्रमोटर के पास 8% है, FII के पास 13% है, DII के पास 10% और पब्लिक के पास 69% है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इनके लिए क्या सबक है। देखिए, सबक नंबर 1 तो ये है कि हम टेक्निकल देखें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम हमारा पेपर वर्क, हमारी वैल्यूएशन की एक्सरसाइज भी करें। दूसरी बात, यही चीज़ मैं बड़े इन्वेस्टर को फॉलो करने के टाइम भी कहूँगा, बड़े इन्वेस्टर को आप फॉलो करें, लेकिन पेपर पर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये शेयर आखिर उसने लिया क्यों है, तो आप बेटर है कि आप छोड़ दें, कोई दूसरे शेयर पे फोकस करें जो आपको समझ में आता है। देखिए, शेयर बाज़ार में पैसा आपकी समझ से बनेगा, किसी अन्य की समझ से नहीं बनेगा। आपको ये नहीं मालूम कि अंदर से उसने क्या डीलिंग कर रखी है, उसका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, उसने प्रमोटर से क्या साठगांठ कर रखी, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि प्रमोटर जो है वो अपने शेयर के दाम बढ़ाने के लिए किसी बड़े इन्वेस्टर को कह देता है, गारंटीड रिटर्न का ऑफर दे देता है कि भाई आप तो ये शेयर अपने नाम से खरीद लो, अगर इसमें नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूँगा। और अक्सर ये होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उस तरह के शेयर के पीछे उस नाम को देखकर भागता है और वो वहीं ट्रैप हो जाता है। ये बड़ा कॉमन मॉडस ऑपरेंडी या काम करने का तरीका है। तीसरी बात ये है कि ये जो आप प्रश्न पूछेंगे फिर इतने सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर ये आखिर क्यों लगे हुए हैं, तो देखिए उसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो आगे जाके स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग या जो डिजिटल गेमिंग की इंडस्ट्री भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। तो ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अपनी जो नेटवर्थ है उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इस कंपनी में लगाया। मान लीजिए वो डूब भी जाता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये, वो 8, 10, 15 साल इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। जैसे आपने देखा कि ये जो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ है ये 2021 में IPO आने के बाद आज 4 साल में भी कोई बहुत रिटर्न अच्छा नहीं दे पाया, बल्कि आज की तारीख में तो आप अगर आपने IPO में लेके उसको बैठे होंगे तो आप नुकसान में हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए हर व्यक्ति का, हर बड़े इन्वेस्टर का विज़न अलग अलग है, तो उस हिसाब से वो निर्णय लेता है। तीसरी बात ये है कि ये जो कंपनी, इसका बिजनेस मॉडल डेल्टा कॉर्प के बिजनेस मॉडल की तरह फेल नहीं हुआ है, क्योंकि डेल्टा कॉर्प में तो जो सारा रेवेन्यू भारत से आता था, लेकिन जो ये कंपनी है इसका केवल 8% रेवेन्यू, यानी नज़ारा टेक्नोलॉजी का केवल 8% रेवेन्यू भारत से आता है। इसमें 62% रेवेन्यू जो है USA से आता है, 24% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है और 6% UK से आता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल में फेलियर नहीं है, लेकिन ये बात है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन में 30% हिट आया है वहाँ तक तो कंपनी जाएगी ही जाएगी। तो क्या ये शेयर को लेना चाहिए? देखिए, मैं शेयर को लेने और ख़रीदने की कोई सलाह आपको नहीं दूंगा। फंडामेंटली देखा जाए तो मुझे ये शेयर समझ में नहीं आता। आपको अगर समझ में आता है तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, लेकिन ये सारी चीज़ें लॉन्ग हॉल की चीज़ें, ये लंबे समय की 10-12 साल तक की स्टोरीज़ हैं। अगर आपको उतना समय इंतज़ार करना है तो बात दूसरी है, वरना फ़िलहाल मुझे, क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव है, इसमें कोई उठान नज़र नहीं आता। शेयर में ख़रीदने और बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।